क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली सिर्फ और सिर्फ मेटल से क्यों गुजरती है, बिजली प्लास्टिक से क्यों नहीं गुजर सकती? जी स्टूडेंट, क्या आपने कभी घर में ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जो साल्ट होता है, नमक, ये पानी के अंदर क्यों हल होता है, ये ऑयल के अंदर हल क्यों नहीं होता? सो आइए आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन सवालों के जवाब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ इमरान खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, आखिर क्या वजह है कि एटम बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड क्या होता है, कितने किस्म के बॉन्ड हैं, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या है, ये हमें क्या कहता है। सो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। मेरा नाम है इमरान खान। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूंगा जिसमें ये है, कायनात के अंदर हर एक चीज़ स्टेबल होना चाहती है। हर एक चीज़ क्या होना चाहती है? एवरीथिंग वाना गेट स्टेबल। क्या होनी चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल किसको कहते हैं? चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक बाउल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक प्याला, ठीक है। इस प्याले के अंदर पड़ी हुई है एक बॉल, क्या पड़ी हुई है? गेंद पड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट, आप बताओ क्या ये गेंद यहाँ पे रह सकती है बगैर किसी ग्लू या एल्फी को यूज करके? क्या ये यहाँ पे रह सकती है? इम्पॉसिबल। ये पहले यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, आखिरकार आके यहाँ पे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉल यहाँ पे क्या है? स्टेबल है। यहाँ पे क्या है? स्टेबल है। यहाँ पे क्या थी? ये अनस्टेबल थी। यहाँ पे क्या थी? अनस्टेबल थी। स्टेबल किसको कहते हैं? स्टेबल कहते हैं कि उसको किसी और के साथ कोई लेना देना ना हो, वहाँ पे वो सुकून से, आराम से, वहाँ पे वो आसानी से रह सके। डियर स्टूडेंट, इंसान स्टेबल होना चाहता है कि नहीं? हम मेहनत क्यों करते हैं? हम पैसे क्यों कमाते हैं? हम एजुकेशन क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हम स्टेबल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। हम चाहते हैं कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। इसी तरह कायनात के अंदर हर एक चीज़, जिस तरह मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज ये है ज़मीन, यहाँ पे एक बॉल है। मुझे बताओ ये बॉल यहाँ पे रह सकती है? नहीं। ये ऊपर से नीचे आएगी और यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगी। हर एक चीज़ क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। अब स्टेबिलिटी कैसे हासिल होगी? डियर स्टूडेंट, मुझे बताओ, ये बॉल यहाँ पे थी, ज़मीन से थोड़े फासले पे, सो इसके पास क्या है? यहाँ पे क्या है? इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी चीज़ में स्टोर होती है ड्यू टू पोजीशन, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इससे पहले तो आपको एटम का पता होना चाहिए। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और मैटर जिस चीज़ से बना हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के एक एक ब्लॉक मिलके, एक एक ब्लॉक ने मिलके इस बिल्डिंग को बनाया ना, सेम केस एक एक एटम मिलके हमारी बॉडी को या हर एक मैटर को बना रहा होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स सपोज ये एक बॉल है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर है, इसके पास अभी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये बॉल ऊपर से नीचे आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। जब कोई चीज़ मूव करती है, जब कोई चीज़ हरकत करती है, उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन यही है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब जब ये ज़मीन पे आके गिर गया, अब इसके पास एनर्जी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा। जिस चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा। जिस चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा वो उतना ही अनस्टेबल। जितनी एनर्जी कम उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा। सो एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ कौन सा रिलेशन है? एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। जिस चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा उसके पास स्टेबिलिटी कम। डियर स्टूडेंट, एटम भी स्टेबल होना चाहता है। सेम क्या, जिस तरह बॉल स्टेबल होना चाहता है, हम इंसान स्टेबल होना चाहते हैं, एटम भी इस तरह स्टेबल होना चाहते हैं। अब एटम कैसे स्टेबल होगा? आइए आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। सो स्टेबिलिटी थ्रू लोअर एनर्जी। पहली बात क्या है? जितनी एनर्जी कम होगी इतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। एटम सीक स्टेबिलिटी। एटम तलाश करता है क्या? स्टेबिलिटी। एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। द मोस्ट स्टेबल स्टेट अकर व्हेन दे हैव अ फुल वैलेंस शेल। अब एटम कब स्टेबल होगा?
कि जब एटम का वैलेंस शेल क्या हो, फुल हो, या वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। ज्यादातर एलिमेंट के लिए रूल क्या है कि आखिरी शेल, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, एटम का जो आखिरी शेल होता है इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। एटम, चले मैं आपके सामने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एटम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मैं फिर भी मेन चीजें बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास है न्यूक्लियस। एटम के दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और एक होते हैं उसके ऑर्बिट या शेल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल या ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ठीक है, सैयारे की तरह क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी एटम का जो आखिरी शेल होगा, अब देखो मैं कहता हूँ कि इस एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही शेल इसका क्या है, पहला शेल और आखिरी शेल। मैं कहता हूँ एटम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। अब टोटल है ही 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये शेल नंबर दूसरा जो ये क्या है, आखिरी शेल है। एटम के आखिरी शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, एटम के आखिरी शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो एटम कब स्टेबल होगा, कि जब एटम के आखिरी शेल में क्या हो, फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, फुल वैलेंस शेल हो या फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ज्यादातर एलिमेंट के लिए क्या है कि आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। इस रूल को नोट करते जाएं, एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में ज्यादातर एलिमेंट के केस में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। डू इट फॉर वेरी सिंपल लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। जबकि जो सिंगल शेल एटम है जिसके अंदर सिर्फ एक शेल है, उनके लिए आखिरी शेल में डू इट मतलब 2, उनके लिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, एटम कब स्टेबल होगा, कि जब उसके आखिरी शेल में, जब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। डियर स्टूडेंट, इसी बात को समझाने के लिए कुछ केमिस्ट ने डिस्क्राइब किए कुछ रूल। केमिस्ट डिस्क्राइब दिस रूल्स बाय डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट को हम डुएट रूल भी कहते हैं। डुएट का मतलब होता है ट्रू, अप्लाइज टू हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। डुएट रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है, डुप्लेट रूल अप्लाइज टू हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये पहले 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, या उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन प्रोटॉन वाली डिफिनेशन ज्यादा अच्छी है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसके पास एक प्रोटॉन होगा और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। सो हाइड्रोजन कब स्टेबल होगा, कि जब हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो। सो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक है, इसको कितनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास दूसरा आ जाएगा, सो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हम दूसरी बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 है। मैंने प्रोटॉन नहीं ड्रॉ किया, अच्छा मैंने प्लस का साइन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस मतलब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं यहाँ पे प्रोटॉन को ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं जस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। जब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो डियर स्टूडेंट, मुझे बताओ ना, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हीलियम का एटम स्टेबल है या नहीं है। हाँ प्यारे बच्चों, अभी रूल मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए रूल क्या है, इनके एटम कब स्टेबल होंगे, कि जब इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई हीलियम स्टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी स्टेबल है, वो एटम की फॉर्म में रहते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते, जिसके अंदर एक आ गया हीलियम, इसके अलावा और भी है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेंडॉन है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में सिंगल फॉर्म में रहते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने कभी सुना है हाइड्रोजन गैस, H गैस, H नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, H2 होता है। H क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसके आखिरी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को सिंगल नहीं लिखते। सो डुएट रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है, जिनके फर्स्ट शेल एटम हो, जिनके पास सिर्फ एक ही शेल हो। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। ये आ गया न्यूक्लियस, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों बताओ, रूल याद है ना, बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने एक फार्मूला दिया था 2n² का, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n रिप्रेजेंट कर रहा है शेल या ऑर्बिट को। पहले शेल की बात हो रही है, सो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसके बाद हम मजीद इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अगले शेल में जाएंगे। अब दूसरे शेल की बात ही तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन। 2 पहले शेल में आ गए, दूसरे शेल में कितने आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर ये लिथियम अपने से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले तो आखिरी शेल में कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। सो लिथियम तब स्टेबल हो जाएगा। सो डुएट रूल हमें ये कहता है कि वो एटम जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर उनके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? 1 बॉन्ड या 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा। आगे मैं बॉन्ड समझाता हूँ आपको, फिलहाल वेट करो। दूसरा हमारे पास है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहता है एटम मोर स्टेबल व्हेन हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम तब स्टेबल होगा कि जब एटम के आखिरी शेल में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। आइए मैं इसको आपको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे, खैर अभी तो आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपको तो पता होगा CH4 का नाम सुना है? हाँ प्यारे बच्चों, O2 का नाम सुना है? CO2 का नाम सुना है? चले हम 1 बाय 1 समझते। पहले हम बात करते हैं कार्बन की। चलो मैं कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। चलिए मैं कार्बन की बात करता हूँ। कार्बन का हम एटम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये आ गया पहला शेल। 6 एटॉमिक नंबर है, सो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होंगे? जब एटॉमिक नंबर 6 है, अभी तक इसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं किया, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो पहले शेल में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे? टोटल है 6, कितने बच गए हैं? जब 2 हमने रख लिए तो पीछे कितने बच जाते हैं? 4 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। सो 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट, मजीद तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। जब मजीद हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका क्या हुआ? आखिरी शेल हुआ। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। आखिरी शेल में कितने? 4 हैं, जबकि कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। इसके पास कितनों की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो डियर स्टूडेंट, ये 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? किसी और एटम से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, या किसी चार क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सो ये क्या करेगा? मुख्तलिफ एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। दरअसल बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। 2 एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। चले मैं आपको ये कार्बन से समझा देता हूँ, बाकी हम आगे समझते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी मैं कार्बन की कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, उनसे आपको मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसा कि चले मैं तो आपके सामने कुछ चीज़ें लिख भी लेता हूँ। पहले बॉन्ड किसको कहते हैं? बॉन्ड को हम डिफाइन कर लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम, ठीक है, 2 एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1, हाइड्रोजन एक, दूसरा मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है। इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। दोनों के पास एक एक की क्या है? कमी है। इसके पास भी एक की कमी है, इसके पास भी एक की कमी है। इन्होंने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया। अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर लिया? शेयर कर लिया। शेयर करने का मतलब क्या है? ये वाला कंसिडर करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ये वाला कंसिडर करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। सो 1 2, अगर ये इसकी तरफ से देखा जाए तो 1 2, सो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गए। H प्लस H क्या बन गया? H2 बन गया। H2 क्यों बना? क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन नहीं रह सकता। जब 2 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो तभी इनके आखिरी शेल क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। अब मैं बात करता हूँ CH4 की। बहुत ज़्यादा सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मीथेन मीथेन मीथेन, सुन सुन के तो हम थक जाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एटॉमिक नंबर है 6। पहले शेल के अंदर आए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर कितने आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4। अब आओ, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी उतने ही बॉन्ड बना सकता है। चले ये कोई रूल नहीं है, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, लेकिन कार्बन तो इतना ताकतवर नहीं है कि क्या कर ले 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो ये क्या करेगा? अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक हाइड्रोजन आया, चलो ये है कार्बन,
अब हाइड्रोजन आया, क्या आया, हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किया, शेयर किया। मुझे बताओ हाइड्रोजन स्टेबल हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन को चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसने क्या कर लिया, 1 बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन अब कंसीडर करेगा कि ये कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 1 2, हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह एक दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन के पास हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसने क्या किया, अपने ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया। अब ये हाइड्रोजन को गिनो, 1 2, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एक दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी क्या किया, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब कार्बन के पास गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कार्बन के पास कितने हो गए, 6 हो गए। कार्बन के पास अभी भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। एक दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी क्या किया, अपना एक दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया, उसके साथ शेयर किया। ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, लेकिन कार्बन को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन के पास अभी भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। तो ऐसा होगा कि एक दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। सो इसी तरह 4 हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन को चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, इसको मिल रहा है, इसको यहाँ से मिल रहा है, इसको यहाँ से मिल रहा है, इसको यहाँ से मिल रहा है। कार्बन को चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, सो कार्बन ने क्या किया, 4 बॉन्ड बनाए। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन क्या बन गया, CH4 बन गया। प्यारे बच्चों समझ आई कि नहीं, हाँ बताओ समझ आई कि नहीं। अगर ये समझ में आ गई है तो ठीक, नहीं तो इसी को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये फिर से समझा दूंगा। इसके अलावा अब हम समझते हैं पानी कैसे बनता है, H2O क्यों बनता है, कैसे बनता है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट H2O, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं बल्कि डाई हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H2O, H2O। चलो पहले तो आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। चलो हम अब इसका एटम ड्रॉ करते हैं। इसका आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया पहला शेल। पहले शेल के अंदर टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 हमने रख लिए। दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं बताओ, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कैसे फाइंड करते, 2n² से n की जगह पर 2 पुट करके देखो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे शेल में आ सकते हैं 8, टोटल इसके पास थे 8, 2 हमने रख लिए, पीछे कितने बच गए, 6 बच गए। 1 2 3 4 5 6। क्या ऑक्सीजन स्टेबल है, क्या सिंगल फॉर्म में ऑक्सीजन स्टेबल है, काउंट करो। स्टेबिलिटी के लिए रूल क्या बताया मैंने कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। आखिरी शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितनों की कमी है, 2 की कमी है। सो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा। सो पास में एक हाइड्रोजन बेचारा आया, हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ऑक्सीजन था, उसके पास आया हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने समझा, चलो एक तो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। क्या बना, एक आपस में बॉन्ड बना। इसी तरह एक दूसरा हाइड्रोजन बेचारा घूम रहा था, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। उसने क्या किया, अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया, ऑक्सीजन ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। क्या बन गया हमारे पास, H2O बन गया। अब काउंट करो ना, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास काउंट करो, 1 2 1 2। तो डियर स्टूडेंट क्या बन गया हमारे पास, H2O बन गया। अच्छा यहाँ से एक दूसरी चीज़ नोट करते जाएं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें, क्या करें, जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ ना, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाँ प्यारे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नहीं। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक ये। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2 को हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं कि नहीं। और इन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड के अंदर हिस्सा लिया, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन के पास अगर देखा जाए, ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में थे 6,
6 के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है। सो ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। जबकि बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ। ये जो बाकी जो है ना, इनको हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लॉन किसको बोलते हैं, लॉन बोलते हैं अकेला, तन्हा, है किस्मत, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ये वाले जो दो ही है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर हुए, H2O में ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर हुए, ऑक्सीजन के पास कितने हुए लॉन पेयर, एक पेयर ये हुआ, एक ये। सो ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। कार्बन डाइऑक्साइड की ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है। सो हम वो समझाना चाहता हूँ मैं आपको। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2, CO2 वो एटम जो लेस इन नंबर होते हैं, वो ज़्यादातर सेंट्रल एटम होता है। सो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा। कार्बन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। एटम ड्रॉ करो कार्बन का, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 1 2। दूसरे में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, टोटल है 6, 2 हमने रख लिए, पीछे कितने बच गए, पीछे हमारे पास बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटम। अभी मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम। ऑक्सीजन पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल है 8, 2 रखिए, पीछे कितने बच गए, 6, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन ये आया। इसी तरह एक दूसरा ऑक्सीजन है, पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या किया, ये 3 एटम ड्रॉ कर लिए। इस वाले को मिटा लेना, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहाँ से आ गया सर। अच्छा, अब अगर देखा जाए कार्बन को, बीच में मैंने ड्रॉ किया कार्बन, एक तरफ ड्रॉ किया ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी क्या ड्रॉ किया, ऑक्सीजन। कार्बन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को कितने चाहिए, 4। कार्बन ने क्या किया, एक बॉन्ड यहाँ से बनाया, कार्बन के पास कितने हो गए, 5 हो गए। एक बॉन्ड यहाँ से बनाया, कितने हो गए, 6 हो गए। ऑक्सीजन को काउंट करो, ऑक्सीजन स्टेबल हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है आसानी से। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड। कार्बन ने क्या किया, 2 बॉन्ड यहाँ बनाए, एक बॉन्ड ये बनाया, क्या बन गया, CO2। पहला जो बॉन्ड होता है ना, पहला जो बॉन्ड बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जो दूसरे नंबर को जो बॉन्ड बनता है ना, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो ये आ गई CO2 की स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। लास्ट चलो हम ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल समझ लेते हैं कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बने। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको, हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल समझ लेते हैं। ये भी अच्छा है क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल का कॉन्सेप्ट आपको यही क्लियर हो जाए, इसके लिए अलग से मुझे सर ना खाना पड़े। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ N2 गैस की। नाइट्रोजन गैस नाम सुना है, हाँ ऑफ कोर्स सुना होगा आपने, तो सब कुछ सुना है, आपने सब कुछ देखा है। N2 मतलब क्या है, 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका मतलब क्या, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन का एटम ड्रॉ करते हैं, ये आ गया न्यूक्लियस, टोटल है 7। पहले शेल के अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पीछे कितने बच गए, 10 बच गए ना। 7 में से 2 निकालो, कितने बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 2 3 4 5। ये था एक नाइट्रोजन, सेम N2 है ना, तो दूसरा नाइट्रोजन भी होगा। 1 पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये थे हमारे पास 2 नाइट्रोजन, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है। आखिरी शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, आखिरी शेल में होना ज़रूरी है स्टेबल होने के लिए। इसके पास है 5, इसने एक बॉन्ड बनाया, एक साथ में एक्स्ट्रा गिन लो, कितने हो गए, 6 हो गए।
दूसरा बॉन्ड बनाया, कितने हो गए? 7 हो गए। तीसरा बॉन्ड बनाया, कितने हो गए? 8 हो गए। सो नाइट्रोजन ने पहले सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर डबल बॉन्ड बनाया, फिर दूसरा डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड ही कहते हैं। सो ये था हमारे पास N2 की स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, आपने Cl2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। लेक्चर को पॉज करो और अभी Cl2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। Cl2 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना है? 17। पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर कितने आएंगे? 18 आ सकते हैं। लेकिन बाकी जो बकाई होंगे वो आपने वहाँ पे पुट करके बॉन्ड को बना देना है और मुझे बता देना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा। तो डियर स्टूडेंट, अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एटम स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा होता है? बॉन्ड बना रहा होता है। आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये बॉन्ड कौन कौन से टाइप के हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये बॉन्ड किस किस टाइप के हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हर जगह पे शेयरिंग होगी, कुछ और भी केसेस हैं। अभी मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं और आपके सवाल के जवाब मैं आखिर में दे देता हूँ। खैर, आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एट द एंड इस काबिल हो जाएंगे कि आपको खुद समझ आ जाएगी। तो जो मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछे थे उनके जवाब क्या हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक, एटम के दरमियान कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 4 से 5 मेन टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पहला आ जाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिखने की चीज़ें नहीं है, ये समझने की चीज़ें हैं। आपको लिखा हुआ मटेरियल कहीं से भी मिल जाएगा, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होगा। इससे ज़्यादा अच्छा आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं बॉन्ड्स का मतलब क्या है। आयनिक बॉन्ड बनता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ NaCl की। NaCl नाम सुना है साल्ट का, नमक को जो हम जख्मों पे लगा रहे होते हैं ना। अच्छा, NaCl की अगर बात की जाए, NaCl के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सोडियम एंड क्लोरीन। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ सोडियम की। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11। डियर स्टूडेंट, आपको पहले 50 एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मीनियम, सिलीनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन वगैरह वगैरह। ये 50 तक हो गए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करूंगा। सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल के अंदर कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे के अंदर कितने आ जाएंगे? कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो दूसरे के अंदर हमने कितने रख लिए? 8 रख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल थे 11। कितने हो गए? 2 और 8 10 हो गए ना। बाकी कितने रह गए? 1। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेना कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। क्या ये 7 बॉन्ड बनाएगा? नहीं। चलो हम साथ में क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन हमारे पास एक गैस है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर कितने आ सकते हैं? 2 इंटू n का स्क्वायर था ना, तो n की यहाँ पे 3 पुट करो, कितने आ जाएंगे? 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। तीसरे शेल में कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। टोटल मेरे पास है 17 इलेक्ट्रॉन। 2 मैंने पहले शेल में रखे, 8 मैंने दूसरे शेल में रखे। कितने हो गए? 2 और 8 10 हो गए। पीछे कितने बच गए? 7 बच गए। सो आखिरी शेल में कितने आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के आखिरी शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के आखिरी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब कंपटीशन स्टार्ट। सोडियम इतना ताकतवर नहीं है कि वो क्या कर ले, क्लोरीन से 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को ले ले। सो सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, दे दे।
तो सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के हवाले कर देता है। तो सोडियम ने क्या किया, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दे दिया। अब किसी भी एटम के अंदर डियर स्टूडेंट ये कुछ बातें हैं, ये आपने याद रखनी है, खैर आपने पढ़ी भी होंगी। एटम ऑलवे न्यूट्रल, एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम ऑलवेज न्यूट्रल, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों, इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। सोडियम के एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब क्या है, सोडियम के पास क्या है, 11 प्रोटॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इज इक्वल टू, प्रोटॉन के ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो 11 क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मुझे बताओ सोडियम ने क्या किया, 11 यहाँ पे हैं, 11 यहाँ पे हैं। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। कितने बच गए, 10 बच गए। इसका मतलब क्या है कि एक प्लस चार्ज हमारे पास अभी क्या है, ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, दे दिया, पीछे प्रोटॉन एक ज़्यादा रह गया ना। अब देखो, अब गिनो, प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो इसीलिए सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस का साइन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के पास थे 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन ने क्या कर लिया है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि एक माइनस इसके पास क्या है, ज़्यादा है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। वो बॉन्ड, अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू ऑपोजिटिव चार्ज। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमेशा अपोजिट चार्ज आप एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो वो बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है दो एटम के दरमियान, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो इसके ऊपर हो गया प्लस चार्ज, इसके ऊपर हो गया माइनस चार्ज। अच्छा, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले या गेन कर ले, व्हेन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड आयन। एटम से क्या बन गया, आयन बन गया। आयन किसको कहते हैं, व्हेन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। जब एटम क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले या गेन कर ले, इसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम कहते हैं केटाइन। आयन की दो टाइप होती हैं, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ना। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज वाले को हम कहते हैं एनाइन। नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। सो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, सोडियम इज केटाइन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो क्लोरीन इज एनाइन। डियर स्टूडेंट, आपको आयनिक बॉन्ड की समझ आई कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट, अभी हम समझते हैं दूसरे टाइप ऑफ बॉन्ड को, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो आपस में दोस्ती से बने। दोस्ती कब होती है, जब दोनों तरफ चीजें क्या हो, बराबर हो। अब हम समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको भी मैं आपको डिफिनीशन नहीं लिखवाऊंगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब दो एटम आपस में क्या करें, बाखमी, बाखमी मतलब एक दूसरे के साथ आपस में, बाखमी मतलब आपस, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपसे H2 की एग्जांपल दी थी ना। H2 में क्या किया था, एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया था, शेयर किया था। सो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बने, ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बने, उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको CH4 की एग्जांपल दी थी। CH4 में एक कार्बन था, एक कार्बन था, उसमें क्या किए थे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किए थे, शेयर किए थे। अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या किए थे, शेयर किए थे। मुझे बताओ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, और चारों के चारों क्या है,
कोवैलेंट बॉन्ड है। सो कार्बन कौन से बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कार्बन ने क्या किए? 4 के 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। क्या बनाए? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। जबकि 2 ऑक्सीजन आपस में क्या बना रहे हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। 2 नाइट्रोजन आपस में क्या बनाया है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अभी तक हमने किसी भी एटम के अंदर 4 बॉन्ड नहीं देखे हैं। जिस तरह कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन आपस में 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। मे भी पॉसिबल हो, लेकिन अभी तक देखा नहीं गया, तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये नहीं बता सकता। ठीक है, सो ये था कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम तीसरी टाइप को समझते हैं जिसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। क्या है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड से आपको मेरे एक सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है, वो बिजली को कंडक्ट करवा सकती हैं। वो बिजली को क्या करवा सकती है? कंडक्ट करवा सकती हैं। प्लास्टिक के अंदर मेटालिक बॉन्ड नहीं है, इसीलिए उससे बिजली नहीं गुजर सकती। अब हम समझते हैं दरअसल ये मेटालिक बॉन्ड होता क्या है। सो डियर स्टूडेंट, तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है मेटालिक बॉन्ड। तीसरी हमारे पास क्या है? मेटालिक बॉन्ड की टाइप आ जाती है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड किसको कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट, कि जब हमारे पास चार्ज क्या हो? रेस्ट पर हो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके दरमियान? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सी ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन से? डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव लैटिस एटम एंड अ लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। कैसे? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉपर, क्या है? कॉपर। अगर मैं कॉपर के एक टुकड़े के एक पीस की आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे, लेट्स सपोज ये है कॉपर का पीस, ये है कॉपर के एटम। ठीक है, एक एटम है ये, एक है ये लेट्स सपोज ये है मेरे पास कॉपर के मैंने यहाँ पे कितने एटम ड्रॉ किए? 9 एटम ड्रॉ किए। मैंने इनके वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं किए। कॉपर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, इनके जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये उन एटम के पास नहीं होते हैं, ये यहाँ से निकल के बाहर जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, इधर उधर क्या हो रहे हैं? घूम रहे होते हैं। मतलब ये अपनी किसी एक लोकलाइज किसको कहते हैं? लोकलाइज मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पे हो। डीलोकलाइज का मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। सो इन जितने भी एटम्स हैं, इन सब के इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइज्ड है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइज्ड है। अब यही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे जिस भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो पीछे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर, ये जो लैटिस बच गया, लैटिस बोलते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, इसमें ये एटम अपनी जगहों पे, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस अपनी जगह पे। तो पीछे हमारे पास प्लस चार्ज तो बच गया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। सो इस पॉजिटिव एटम, मतलब ये जो हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसके दरमियान और ये जो हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का समंदर। कैसे? एक एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे से निकले, तीसरे से, चौथे से, ऐसे निकलते निकलते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इन स्ट्रक्चर और इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि स्पेसिफिक एटम के साथ जाके बॉन्ड नहीं बना रहे, ये घूम रहे हैं। सो ये आगे क्या कर रहे होते हैं? बिजली की तारों के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं। बिजली मेटल्स के अंदर सिर्फ क्यों गुजरती है? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट की डिफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर की नहीं? ऑफ कोर्स है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। प्लास्टिक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी प्लास्टिक
के अंदर करंट गुजर नहीं सकता। सो ये थी हमारे पास तीसरी टाइप। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चौथा हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये है कि ये समझ बहुत कम बच्चों को आता है। सो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अब ये हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। चौथा क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बाद में लिखवाता हूँ, पहले आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। NH3 की हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, NH3, ठीक है। NH3 सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। जो कम नंबर में होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन है, साथ में 3 क्या है, हाइड्रोजन लगे हुए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ से, बॉन्ड बना दिया, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन आ गया यहाँ से, तीसरा हाइड्रोजन आ गया यहाँ से। क्या बन गया, NH3 तो बन गया, सही बात है ना, NH3 बन गया। मुझे बताओ इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 3 जो थे नाइट्रोजन के अंदर, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। 2 क्या है, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है। और लॉन पेयर कितना है, 1 पेयर, पेयर के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए हाइड्रोजन प्लस आ जाए, हाइड्रोजन प्लस कब बनेगा, प्लस चार्ज कब आता है, कि जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले। लेट्स सपोज एक हाइड्रोजन का एटम था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर लिया। जब लॉस कर लिया, हाइड्रोजन के ऊपर पीछे रह क्या रहेगा, प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, हाइड्रोजन के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर ये नाइट्रोजन अपने इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, ये नाइट्रोजन अपने इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले। हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं है, एक भी नहीं। नाइट्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा हैं। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, 2 चाहिए होते हैं। सो नाइट्रोजन अगर इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऐसा बॉन्ड कि जिसमें दोनों के दोनों जो हमारे पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम के हो। ऐसा बॉन्ड कि जिसमें हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के हो, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो ना यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, ये किसके थे, नाइट्रोजन के थे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा किसका है, नाइट्रोजन का है। इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों किसके, नाइट्रोजन के हैं। सो ऐसा बॉन्ड कि जिसमें हमारे पास शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों किसी एक एटम के, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट समझ आए कि नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। अच्छा देखो बाकी बॉन्ड के अंदर मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, सिंगल एरो है, लेकिन इस बॉन्ड के अंदर लास्ट में क्या किया हुआ है, नहीं मतलब ये सिंगल लाइन है, ये क्या है, एरो है। सो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट इसके अलावा एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आगे आप हायर क्लासेस में बहुत पढ़ोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बस बॉन्ड यही है, वो भी हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड ये, लेकिन फ़र्क है उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, मैं जल्दी से इसको समझा देता हूँ। दूसरा आ गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं कि जब हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी एक के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे चलो मैं फ्लोरीन की समझाता हूँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9। एटम ड्रॉ करो उसका, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए, 10 बच गए ना, नहीं भाई 7 बच गए। जब 7 बच गए सो 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को चाहिए होता है 1, आपस में क्या किया, बॉन्ड बनाया। किसने बनाया, फ्लोरीन ने और हाइड्रोजन ने। HF बना, क्या बना, HF को हम कहते हैं हाफनियम। इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है ना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये बहुत मजबूत सा बॉन्ड होता है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं। वाटर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन या तीसरा क्या है, नाइट्रोजन,
ये इन तीनों में से कोई एक भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो अभी इसका मैंने बहुत शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, हालांकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इससे ये कि आपके बेसिक्स थोड़े बहुत बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट, एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि प्लास्टिक से बिजली इसलिए नहीं गुजरती क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरा सवाल मैंने क्या किया था कि नमक जो होता है वो पानी के अंदर क्यों डिज़ोल्व होता है, वो दरअसल ऑयल के अंदर क्यों डिज़ोल्व नहीं होता। NaCl, अब ये आपने देखा NaCl कौन सा कंपाउंड है? NaCl के दरमियान बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट था? डियर स्टूडेंट बताओ मुझे, NaCl के दरमियान कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? NaCl के दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड। NaCl हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है। पोलर समझते हो ना? पोलर मतलब इसमें दो पोल बने हुए हैं, एक है पॉजिटिव पोल, एक है नेगेटिव पोल। NaCl डिज़ोल्व होगा पोलर चीज़ों में। किन चीज़ों में? पोलर चीज़ों में। पोलर जिस तरह H2O है, H2O में अगर देखा जाए हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये NaCl H2O के साथ मिलता है, किसके साथ? H2O, ठीक है, इसके ऊपर है पॉजिटिव, इसके ऊपर है नेगेटिव। अभी बॉन्ड टूटा नहीं है, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, दोनों टूटे, क्या बना? HCl बना। क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम तेजाब कहते हैं। पीछे रहा सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या बन गया? NaOH बन गया। HCl क्या है? एसिड है। ये क्या बना? एसिड बना। ये क्या बना? बेस। जब कोई भी साल्ट टूटता है तो क्या बनता है? एक एसिड बनता है, एक बेस बनता है। जब कोई भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट कर सकता है। ओके, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।